कह रहा है एक एपी है जिसके टर्म है 24, 21, 18 डॉट 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 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योगफल 78 हो जाए। तो एपी का फर्स्ट टर्म जो है, प्रथम पद जो है वो 24 है। डी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है T2 माइनस T1, तो 21 माइनस 24 हो गया माइनस का 3, ये डी की वैल्यू हो गई। तो ए की वैल्यू 24 और डी की वैल्यू माइनस का 3। योगफल की बात कर रहा है, तो योगफल का फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए पी में हमने योग का फॉर्मूला पढ़ा है। आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। 78 यहाँ हो जाएगा n/2 2 इंटू ए की वैल्यू 24, n माइनस 1 और d की वैल्यू बेटा माइनस का 3। देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो तो 78 गुणा 2 हो जाएगा तो 156, और यहाँ n 24 गुणा 2 48, और ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3n और प्लस का 3। तो चलिए और इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। 48 और ये 3 51 हो गया, तो 51n माइनस 3n स्क्वायर और ये 156। चलिए तो अगर इसको 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0, और अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा बेटा n स्क्वायर माइनस 17n और यहाँ हो जाएगा प्लस 32। अब आपको मालूम है 13 गुणा 4 52, 13 चौक 52 और 13 और 4 17, तो फैक्टर हो गया n माइनस 13 और n माइनस 4। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 13 और n की वैल्यू आ गई 4। तो आपको मालूम है कि ऐसे जब घटती हुई श्रेणी होती है, ये घटती हुई श्रेणी है, देखिए इसके पद लगातार घट रहे हैं, तो घटते घटते इसमें नेगेटिव टर्म भी आएंगे, इसलिए कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव टर्म जब आपस में जोड़ेंगे तो कट आ जाते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्नों में हमेशा 2 उत्तर आते हैं, दोहरे उत्तर आते हैं। तो 2 आंसर सही है इसका, 13 भी और 4 भी। तो ऐसा मेरे पास सी ऑप्शन है, 4 और 13। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है सी। आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है अगर ए बी सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं और कोण बी समकोण है, तो इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बनाइए। शीर्ष ए दे रखा है 5,2, कोण बी 90 डिग्री है और बी है 2,-2 और सी है -2,3। तो अगर ये 90 डिग्री है तो हमें मालूम है कि एम ए बी यानी ए बी की प्रवणता इंटू एम बी सी यानी बी सी की प्रवणता, इनका गुणनफल -1 होगा। जब दो रेखाएं 90 डिग्री पर होती है तो उनके स्लोप, उनकी प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है वो -1 होता है। m1 गुणा m2 बराबर -1। तो हम क्या करें, ए बी की प्रवणता निकाल लें और बी सी की प्रवणता, और उसके गुणनफल को -1 के बराबर कर देंगे और वहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी। तो बताइए ए बी की प्रवणता कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास प्रवणता का है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आइए पहले ए बी की प्रवणता यहाँ से बेटा, तो अगर ये x1 y1 हो गया तो इसको हम x2 y2 मान लेते हैं। तो बताओ y2 की वैल्यू है -2 माइनस y1 -2 डिवाइड में x2 2 माइनस x1 5, ये 5 है, इनटू BC की प्रवणता। अब BC निकालना है तो आप इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 y2 मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। तो चलिए बताइए t y2 की वैल्यू माइनस का 2 करेंगे तो y1 की वैल्यू तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड में बताओ -2 और -2, और ये किसके बराबर -1 के। तो देखो ये -2 और -2 -4 और ये भी -4, तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये हो गया t + 2 डिवाइड में -3 और इक्वल टू -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो t + 2 की वैल्यू हो गई बेटा 3, तो t की वैल्यू हो गई यहाँ से 1। तो आप कहोगे कि क्वेश्चन नंबर 69 का सी ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है त्रिभुज ABC में BECF माध्यिकाएं हैं और ये बिंदु G पर मिलती हैं। तो एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, BE और CF माध्यिकाएं हैं।
ये कहाँ मिलती हैं? जी पर मिलती हैं। फिर कह रहा है AGD एक रेखा है, तो ये लीजिए AGD एक रेखा है जो BC में D पर मिलती है, BC भुजा को आकर D पर मिलती है। अगर GD 1.5 सेंटीमीटर है तो हमसे AD पूछा गया है। तो बेटा जहाँ पर माध्यिकाएँ काटती हैं उसे केंद्रक कहते हैं, तो G यहाँ केंद्रक है। और केंद्रक की एक खूबी होती है, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा 2 होता है, नीचे वाला हिस्सा 1 होता है। ये केंद्रक की प्रॉपर्टी है। तो AD को G जो है 2:1 में विभाजित करेगा। अब ये GD जो है ये वाला हिस्सा है 1, तो 1 वाला हिस्सा किसके बराबर है? 1.5 के। तो 2 वाला हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा? 2 × 1.5 यानी 3 के बराबर हो जाएगा। दुगुना कर देंगे, इसका मतलब AG हो गया 3 के बराबर और GD हो गया 1.5 के बराबर। तो अगर हमसे AD पूछी जाए तो AD हो गया हमारे पास AG प्लस GD यानी 3 + 1.5, तो फाइनली वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 4.5। इसका मतलब इस AD की वैल्यू हो जाएगी 4.5। माध्यिका की लंबाई जो है वो 4.5 हो जाएगा। आंसर C। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। अगर 3x = कोसेक थीटा और 3/x = कॉट थीटा, तो ये लीजिए 3x की वैल्यू है कोसेक थीटा और 3/x की वैल्यू है कॉट थीटा। हमसे पूछा गया है 3 × x² - 1/x²। तो बताइए आप x² के लिए इसका स्क्वायर कर दें तो 9x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोसेक स्क्वायर थीटा। और अगर इसका स्क्वायर कर दें तो 9/x² हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ऐसा माइनस चाहिए होगा हमें, तो माइनस के लिए दोनों को घटा लेते हैं। तो 9x² - 9/x² और ये हो गया बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब 9 कॉमन हो गया यहाँ से। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। हमको यहाँ पर क्वेश्चन में 3 चाहिए, तो हम क्या करें? दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें, यहाँ भी और यहाँ भी। तो देखो ये हो जाएगा 3x² - 1/x² = 1/3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया C ऑप्शन 1/3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है अगर त्रिभुज ABC में ABC आंतरिक कोण है यानी अंतःकोण है तो साइन B + C/2 किसके बराबर होगा? तो अगर ABC अंतःकोण है या आंतरिक कोण है तो A + B + C का जोड़ बेटा 180 अंश होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ से B + C की कितनी वैल्यू होगी? 180 - A। हमें देखो चाहिए B + C/2। तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो B + C/2 होगा 90 - A/2। दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दीजिए तो साइन B + C/2 और ये होगा साइन 90 - A/2 और साइन 90 - थीटा होता है बेटा कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस A/2। इसका मतलब साइन B + C/2 किसके बराबर है? कॉस A/2 के बराबर है, यानी B ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर? ओके आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 में दे रखा है हमारे पास सेक A × 1 - साइन A × सेक A + tan A और इसका मान पूछा गया है। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो इनको साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए, सबसे आसान हो जाता है। तो सेक A 1/cos A हो गया, ये 1 - साइन A और यहाँ पर 1/cos A और tan होता है बेटा साइन A/cos A। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो 1/cos A ये हो गया 1 - साइन A और देखो ये हो गया 1 + साइन A और डिवाइड में cos A। तो अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए अंश का अंश में और हर का हर में तो ऊपर हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर A और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर A। 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा और वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इस कह रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई क्या होगी? तो ये बेटा कोई पुल है, देखो ये इतनी चौड़ी कोई नदी होगी ऐसे, है ना।
और नदी पर पुल है तो पुल जो है नदी के ऊपर बनता है, तो नदी के तल से जो पुल की ऊंचाई है वो कितनी हो गई 3 मीटर। ठीक है, ऊपर पुल पे से हम जैसे जैसे पुल पर खड़े होकर और नीचे नदी के इस किनारे को देखा और फिर इस किनारे को देखा, तो एक तरफ 30 डिग्री का कोण और एक तरफ 45 डिग्री का कोण है, ऊपर से देख रहे हैं। तो अगर ये 30 है तो आपको मालूम है ये वाला 30 हो जाएगा, ऊपर से देख रहे हैं, और इधर ये 45 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 है। तो अब आपको इस नदी की चौड़ाई बतानी है, तो ये 30 है बेटा, तो ये 60 होगा क्योंकि ये 90 है, और ये 45, ये 90, तो ये कितना 45। अब आपको मालूम है कि अगर दोनों कोण 45-45 है तो इनके सामने की भुजाएं बराबर होगी, तो अगर ये 45 के सामने 3 है तो इस 45 के सामने भी ये 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 30 के सामने 3 है तो 60 के सामने कितना होगा, तो त्रिभुज में हमने आपको अनुपात पढ़ाया कि अगर 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोण हो तो इनके लिए जो अनुपात बनता है भुजाओं का वो बनता है 1:√3:2। यानी अगर 30 के सामने वाली भुजा 1 है तो 60 के सामने वाली भुजा √3 गुना हो जाती है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर अगर 30 के सामने वाली 3 है तो 60 के सामने वाली कितनी हो जाएगी, 3√3 हो जाएगी। तो नदी की चौड़ाई तो यहाँ से यहाँ तक की होगी, तो 3√3 + 3 कॉमन ले लीजिए, √3 + 1, यही है नदी की चौड़ाई। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 हमसे कह रहा है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपया प्रति मीटर, देखो बेटा यहाँ मात्रक ध्यान से देखिए, 24 रुपया प्रति मीटर, मीटर लंबाई का मात्रक है, तो 24 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत 5280 रुपये है। कोई वृत्ताकार खेत है ऐसा। अब इसके चारों तरफ आप फेंसिंग करवाते हो, तार लगवाते हो, है ना, तो इस तरीके से तार लगवाया आपने, तो 1 मीटर तार का खर्चा 24 रुपये है, तो कुल पैसा कितना लगा, 5280 रुपये लगे। तो अगर कुल पैसा 5280 रुपये लगा तो मैं यहाँ आसानी से ये बता सकता था कि कितने मीटर तार लगे होंगे, है ना। तो अगर मैं यहाँ तार की लंबाई निकालूँ बेटा तो कितनी हो जाएगी, 5280 रुपये कुल लागत है और 1 मीटर का खर्चा 24 रुपये। तो यहाँ से आप काट लीजिए, देखो 24 दूनी 48, बच गया 4, फिर 48 तो 220। तार की जो लंबाई हो गई वो 220 मीटर हो गई, और तार की लंबाई ही इस वृत्त की परिधि हो जाएगी, वृत्त का परिमाप हो जाएगा। तो यानी वृत्त की परिधि कितनी हो गई, 220 मीटर, और परिधि बेटा कुछ और नहीं बल्कि 2πr होता है। तो 2π की वैल्यू 22/7 × r बराबर 220। 22 से काटिए 10 बार, 2 से काटिए 5 बार, r की वैल्यू हो गई 35 मीटर। तो आप देख सकते हो कि इस वृत्ताकार खेत की जो त्रिज्या होगी वो 35 मीटर की होगी। अब आपसे आगे कह रहा है इस खेत की 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करवाने का व्यय क्या होगा। तो अब देखो वर्ग मीटर किसका मात्रक है, क्षेत्रफल का। इसका मतलब मुझे इस वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना होगा, जितना क्षेत्रफल होगा उसमें 1 का गुणा कर देंगे तो उतने ही रुपए आ जाएंगे। क्लियर। तो मुझे बताइए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल जो होगा खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, तो बेटा ये हो जाएगा πr², पाई का मान 22/7, r हो गया 35 × 35, 7 5 35, तो देखो ये हो गया 22 5 110 × 35, तो 1 0, 11 5 55 के 5, कैरी हो गया 5, 11 3 33, 33 और 5 38, तो कितना पैसा हो जाएगा 3850 रुपये। ये 3850 वर्ग मीटर आया, इतना उस खेत का क्षेत्रफल है। तो चूंकि 1 वर्ग मीटर का खर्चा 1 रुपये है तो 3850 वर्ग मीटर का खर्चा 3850 हो जाएगा। तो बी आंसर इज राइट आंसर। तो 75 का बी आंसर सही है। खेत की जुताई करवाने का जो खर्चा है वो 3850 रुपये होगा।